इसके बाद है समानता स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है। कि जो हमारे पास ये संविधान स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया गया कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत अनैतिक है, कि हर एक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। इसमें हर एक व्यक्ति की अपनी योग्यता के अनुसार, उसकी कार्यक्षमता के अनुसार ही उसको समानता दी जा सकती है, स्वतंत्रता दी जा सकती है। हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का एग्जाम्पल अगर हम देते हैं कि एक कैदी है जो चाहता है कि वो सारे गुनाह करने के बाद भी आज़ाद हो जाए, तो उनको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। तो इसी प्रकार के कुछ नियम और अनैतिक है जिसका हमारे समाज रियलिटी से कोई संबंध नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं प्रगति में बाधक। कि जो हमारे पास ये प्रगति है, हमारा विकास है, तो ये दोनों को अगर एक साथ लागू कर देते हैं तो उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि स्वतंत्रता का सिद्धांत को समानता के आधार पर लागू किया जाए तो व्यक्तिगत तथा समाज को समान रूप दे दिया जाए, जिसमें योग्य और अयोग्य में अंतर करना कठिन हो जाएगा। हर एक व्यक्ति चाहे वो योग्य है या ना हो, तो उसको भी वो कार्य करने के लिए दे दिया जाए, तो वो व्यक्ति तो कभी नहीं कर पाएगा जो उसकी योग्य नहीं था। तो इससे ये समस्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाती है और एक बाधा बनती है कि आर्थिक स्वतंत्रता सबके लिए सही नहीं होती। ये था हमारा जहाँ पर स्वतंत्रता समानता के विरोधी होती थी। अब देखते हैं कि जहाँ स्वतंत्रता समानता के विरोधी नहीं है, परस्पर मिलकर दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और तभी व्यक्ति समान रूप से कार्य कर पाते हैं। इसके बारे में R.H. टानी, जो ये एक राइटर थे, इन्होंने कहा है स्वतंत्रता समानता के विरोधी ना होकर उसके लिए आवश्यक है, कि जरूरी है। अगर हमारे पास एक स्वतंत्रता नहीं होगी तो हमारी समानता खत्म हो जाती है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इसी के अंदर हमारा, दोनों का विकास एक साथ हुआ है। कि जो हमारी स्वतंत्रता और समानता है एक साथ है। स्वतंत्रता और समानता का जन्म, स्वतंत्रता और समानता का संबंध जन्म से ही है, जब निरंकुशता और असमानता की विरोध मानव में आवाज़ उठाई तो क्रांति हुई और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का जन्म हुआ। इस प्रकार दोनों का रक्त संबंध, मतलब कि जब से हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के बारे में, जब हम निरंकुशवाद थे, जब हमारे गुलामी थी, तब हमने आवाज़ उठाई थी। और आवाज़ उठाई थी तो जैसे अंग्रेज़ों के प्रति आवाज़ उठाई, उनके प्रति विरोध किया, तो सब लोगों ने एक साथ मिलकर विरोध किया था। तो वहाँ से हमारे पास समानता एक साथ मिलकर कार्य कर रही थी। दोनों प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत, जो हमारे पास प्रजातंत्र है, समझ जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, उसका ये आधारभूत सिद्धांत भी है। तो दोनों, क्योंकि जब एक प्रजा के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर लोगों को स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो एक दूसरे को समानता का व्यवहार से या समानता की नज़र से कभी नहीं देखेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अमीर व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि वो गरीब व्यक्ति उसके बराबरी में आके कार्य करे। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका पैसा बांट कर गरीबों के अंदर दे दिया जाए। तो इस प्रकार एक दोनों ही ये सिद्धांत आधारभूत के हैं। तो मूल सिद्धांत है प्रजातंत्र के अंदर इनके साथ ही एक साथ कार्य किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य एक ही है। अगर हम किसी को स्वतंत्रता और समानता देते हैं तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि वो व्यक्ति भी विकास कर पाए जिनके पास सोर्स नहीं है, या जो सोर्स की कमी के अभाव के कारण अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपना विकास कर सकें। इस प्रकार दोनों का उद्देश्य एक स्तर पर, एक स्टेज के अंदर लगातार चलता रहता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता व्यर्थ है। अगर हम किसी को आर्थिक समानता नहीं देंगे, आर्थिक समानता हमने पढ़ी थी कि जहाँ पर हर एक व्यक्ति को पैसे कमाने की छूट और आज़ादी नहीं देंगे, तो इसके अभाव में अगर हमने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है कि वो राजनीति में भाग लेना या राजनीति वोट डालने का अधिकार, तो ये चीज़ें उसकी बंद हो जाएंगी। क्योंकि उसके पास जब हम, एक अधिकार क्या था हमारा राजनीतिक में, हम कितना भी पैसा कमा सकते हैं, बाकायदा वो नियम और रूल के अनुसार हो, सरकार के द्वारा उस पर टैक्स पे किया गया हो, सरकार को टैक्स पे किया गया हो, तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता है कितना ही पैसा कमाए। लेकिन वहाँ अगर इसको पाबंदी लगा दी जाए कि आप इतनी संपत्ति नहीं रख सकते,
आपने कमाई है तब भी नहीं रह सकते, आपकी संपत्ति को बांटा जाएगा, तो उनको जो उस राजनीतिक अधिकार के तहत समानता दी गई थी वो खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ न्यर्थ हो जाएगी, बिना उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा राजनीतिक समानता का, अगर उसको आर्थिक असमानता को उसकी खत्म कर दिया जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता किस प्रकार से कार्य करते हैं। स्वतंत्रता और समानता प्रजातंत्र के दो सत्र हैं। इन दोनों के संबंध गहरे हैं और अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक होते हैं कि एक दूसरे के साथ कार्य करेगा। जैसे पूरक की बात करते हैं, हमारे पास कार है और पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल की मांग तभी बढ़ेगी अगर कार की मांग बढ़ेगी। अगर कार ज़्यादा चलेंगी, कार ज़्यादा बिकेंगी, तो पेट्रोल की मांग भी होगी, तो वहाँ पेट्रोल भी ज़्यादा बिकेगा। उसी प्रकार पूरक वस्तु होती हैं, जैसे पेन और स्याही हैं। हमारे जो पहले पेन आते थे जिसमें स्याही डलती थी, अगर पेन ज़्यादा मात्रा में बिकेंगे तो स्याही भी ज़्यादा मात्रा में बिकेगी, क्योंकि पेनों के साथ चलती है। तो उसी प्रकार स्वतंत्रता हमारे यहाँ पूरक है और वो हमारे इन्हीं के साथ चलती है कि अगर स्वतंत्रता होगी तो समानता हमारे वहाँ काम करेगी। इस संबंध में लॉस्की ने कहा है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा मात्र है, मिथ्या है, पाखंड है, कहने की बात कही है और अवास्तविकता है, कि सिर्फ कहानी किताबों के अंदर लिखी बातें रह जाएंगी अगर आप उनको आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक समानता नहीं देंगे तो ये चीज़ें किताबों की लिखी गई चीज़ें रह जाएंगी। अब हम देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या थी? राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय उस स्वतंत्रता से है जिसके द्वारा नागरिक देश के शासक में भाग ले सके, मतलब जहाँ व्यक्ति अपनी राजनीति में भाग ले सकें, वोट डाल सकें, अपना नेता चुन सकें, अपना चुनाव कर सकें, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी कर सकें, सरकार के द्वारा किए गए नीति और निर्माणों में उनका योगदान हो, तो उस प्रकार की स्वतंत्रता को कहा जाता है राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरा आता है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या है? आर्थिक समानता का सही अर्थ है कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम होनी चाहिए। हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ मतलब है कि हमारी यहाँ आर्थिक असमानता कम से कम होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन और भत्ते मिलने चाहिए सबको। तो आगे आता है हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक समानता का होना आवश्यक है। अभी तक जो हमने बातें की थी, दो चीज़ें पढ़ी थी, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। अब हम दोनों के बीच संबंध देख रहे थे, तो हम देखते हैं भी राजनीतिक समानता के लिए आर्थिक समानता का होना क्यों ज़रूरी है। ये बात हम ऊपर भी कर चुके थे कि हमारी स्वतंत्रता और समानता परस्पर सहयोगी हैं, और अगर हम किसी को आर्थिक स्वतंत्रता देते हैं तो वो आर्थिक समानता के ऊपर कार्य करती है। जैसे हम पहले में बात करते हैं कि वोट के लिए अधिकार का गरीब व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। कि अब बताते हैं कि वोट का अधिकार जो एक अधिकार है, राजनीति का अधिकार है, तो उसका उस गरीब व्यक्ति के लिए आज के समय में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसको तो आज के समय भी अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने लिए रोटी कमाना, 2 टाइम के शाम को पैसे लेके आना, ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। उसको अगर कहा जाए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको वोट डालने की स्वतंत्रता है, तो उसके वोट से या उसके जो भाषण देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो एक गरीब व्यक्ति है तो उसको रोजी रोटी के लिए पहले मूल्यवान बनना पड़ेगा, उसके रोटी का मूल्य उसके लिए अधिक मायने रखेगा। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, निर्धन व्यक्ति द्वारा मत का सदुपयोग असंभव है, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति के लिए जो भी कानून, जो भी नियम और जो भी रूल बनाए जाते हैं वो उस तक कभी नहीं पहुंच पाते। अगर आज हम वोटों की बात करें, चीज़ों को देखने की बात करें, लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्ति वोट करते हैं, और यहाँ भारत के अंदर अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं या मिडिल फैमिली के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन वोट डालने वाले लोग वही ज़्यादा हैं। तो वोट वो डालते हैं, सरकार वो चुनते हैं गरीब लोग, लेकिन आज तक एक भी सरकार गरीबों के लिए नहीं बनी, उनके विकास के उत्थान के लिए नहीं बनी, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने के लिए अमीरों के लिए आती हैं। और अमीर हमारे यहाँ 10 से 15% मुश्किल से हैं,
तब भी उनके लिए सरकारें बनती है, उनके बेनिफिट के लिए सरकार बनती हैं, उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाता है, तो वो सरकारें उनके द्वारा चुन जाती हैं। तो यहाँ निर्धन व्यक्ति का जो मत है उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाता। 70 से 80% वोट डालकर जिताने वाले यही लोग होते हैं, लेकिन इनके नियम और कानूनों के अनुसार इनके कभी भी फायदे की बात किसी सरकार के द्वारा नहीं की जाती। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, निर्धन व्यक्ति द्वारा मताधिकार का लालच में दुरुपयोग। तो निर्धन व्यक्ति जिनको 2 समय की रोटी के लाले होते हैं, 2 समय का खाना नहीं खा सकता, तो वो किस प्रकार से अपने मत का सदुपयोग करेगा? तो वो तो लालच में आके भी, ताकि 2 समय की रोटी मिल जाए, 2000 में, 5000 में, 7000 में वोट बेच दे, और उससे 2 रोटियां तो आएंगी जिससे वो अपना पेट भर सकेगा। अब इससे एक बात याद आई कि एक बार ऐसे ही, छोटी सी कहानी है, एक बार एक व्यक्ति को वोट खरीदने के लिए नेता चला गया, और उस नेता ने कहा कि मैं आपका वोट खरीदना चाहता हूँ, ये लो 2000 रुपये और आप मुझे ही वोट डालना। तो व्यक्ति ने बोला कि साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ और मुझे इन पैसों का क्या करना है, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ कि आप ना मेरे लिए एक गधा खरीद के दे दें जो मुझे बोझा ढोता रहेगा, मैं उस पर अपना कार्य करता रहूँगा। तो नेता ने सोचा यह भी सही है, उसके लिए गधा देख लेता हूँ। बाहर गया, ढूंढने के लिए देखा, तो जहाँ भी जाता 20,000 से कम तो कहीं गधा ही नहीं मिल रहा, उससे महंगे महंगे। तो नेता वापस आया, उन्होंने कहा कि गधा की कीमत तो 20,000 रुपये है और इससे कम हमें नहीं मिल रहा है। तो उस पर एक गरीब आदमी ने कहा कि क्या आपने हमें गधे से भी गिरा हुआ लगा लिया है कि जब 20,000 रुपये में गधा ही नहीं मिल रहा है आपको, तो हम कैसे आपको 2,000 में अपना वोट दे सकते हैं। चलिए ये कहानी थी छोटी सी। अब आगे देखते हैं, निर्धन व्यक्ति द्वारा मत का अनुप्रयोग करना। कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमने निर्धन व्यक्ति लालच में अपने वोट बेच देते हैं, तो उनमें से निर्धन व्यक्ति का अनुप्रयोग करना, कि उसका जो प्रयोग है वो उसकी दिनचर्या की रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं, न कि राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए, क्योंकि उनके लिए समानता और स्वतंत्रता का कोई विशेष महत्व नहीं होता। उनको उस वक्त की पेट भरने के लिए रोजी रोटी की ज़रूरत है, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, गरीब व्यक्तियों के लिए चुनाव लड़ना असंभव होता है। ज़्यादातर हमने देखा है कि चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जितने मेंबर उनके साथ कार्य करते हैं उन पर खर्चा किया जाता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति तो ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा है, तब तो वो कभी भी नहीं जीत पाएगा और कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो यहाँ संभव है कि गरीब व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल कार्य है, वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, गरीब व्यक्ति अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता, क्योंकि गरीब व्यक्ति का अच्छा राजनीतिक बनने के लिए झूठ बोलनी पड़ती है, बातें, सही बातों को भी झूठा साबित करना पड़ता है और गलत बातों को भी सही कहना पड़ता है। इस पे एक बात और याद आ गई कि एक बार ना एक लड़के ने बोला अपने पिता से कि पापा मुझे राजनीति सिखा दो। तो उन्होंने कहा बेटा सिखा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये लो, मैंने अपने हाथ दीवार पे रख दिए हैं और आप पूरे जितने ज़ोर से हो सकता है मेरे हाथ पर वार करो या हाथ से चोट मारो। तो उन्होंने कहा कि नहीं पापा आप हाथ हटा दोगे, लेकिन नहीं हटाऊंगा, मारो। उन्होंने जैसे ही ज़ोर से उनके हाथ पर वार किया तो उन्होंने हाथ हटा दिया। तो लड़का बोला कि पापा मैंने कहा था आप हाथ हटा दोगे। लेकिन बेटा यही तो राजनीति है, कि राजनीति में अपने बाप पर भी विश्वास मत करना। तो ये एक गरीबों के लिए राजनीति अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो कभी ज़्यादा चालबाज नहीं हो सकते, वो झूठ नहीं बोल सकते। इस प्रकार वो सारा समय उनके पास राजनीति में जाकर नहीं लगा सकते, क्योंकि गरीब व्यक्ति को तो फिर भी अगर वो राजनीति बन भी गए तो रोजी रोटी के लिए कमाना होगा उसको। रोजी रोटी, शाम को रोटी कहाँ से आएगी? एक मज़दूर के लिए शाम को रोटी कहाँ से आएगी अगर उसके पास पैसे ही नहीं है? तो उसके लिए, गरीब व्यक्ति के लिए राजनीतिज्ञ बनना बहुत मुश्किल कार्य है। अगला है
राजनीतिक दलों पर अमीरों का नियंत्रण। ज़्यादातर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी राजघराने हैं, कहने के लिए कहते हैं कि ये किसान हैं या किसान वर्ग से कार्य करते हैं। तो इनके घर अगर आप जाके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा संपत्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो गरीब हो, जो डेली बाहर जाके बिल्कुल मजदूरी करके पैसा कमा के लेके आता हो। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में संपत्ति और पैसों की ज़रूरत होती है, और अमीर लोग ही उस पर कार्य कर सकते हैं। बाकी के लिए इस पर कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। अगला है प्रेस पर अमीरों का नियंत्रण। कि प्रेस क्या होती है? जो भी न्यूज़ छपती हैं, अखबार छपते हैं, या उनके प्रति जो बातें छापी जाती हैं, जो लोगों के बीच अखबार के माध्यम से या टेलीविज़न में या जो भी एडवर्टाइजमेंट के रूप में आपके सामने आती है, उन पर सारा का सारा नियंत्रण अमीर लोगों का है। वही उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं और वही उसको देखते हैं और वही उसको चलाते हैं। वो अपनी मर्जी से न्यूज़ वहाँ छपवाते हैं और वही छापते हैं वो लोग जो अमीर द्वारा कही जाती हैं। ये था हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता में किस प्रकार से संबंध है। चलिए इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हुआ। ये चारों क्वेश्चन जो हमने भी किए हैं ये आपने करने हैं। थैंक यू।